गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि मानव जनन चल रहा है या यूँ कहें कि मानव प्रजनन चल रहा है, तो जो इसके पिछले वाले जो लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने प्रजनन के बारे में पढ़ा और नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र के बारे में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, मनुष्य में जो है, मानव में प्रायः कैसा जन्म होता है? लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन किस में होता है? मानवों में लैंगिक जनन होता है। तो बेटा ये है नर तथा ये मादा, ठीक है। तो नर में क्या होगा? नर में नर युग्मक का निर्माण होगा, ठीक है। नर में क्या होगा बेटा? नर में नर युग्मक का निर्माण होगा तथा मादा में मादा युग्मक का निर्माण होगा। अब आगे देखते हैं। हमें मालूम है कि जो मनुष्य है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। अब वो चाहे मादा हो या नर हो तो इसमें भी 46 ही होंगे और इसमें भी 46 होंगे। नर में भी 46 और मादा में भी 46 का होंगे, गुणसूत्र होंगे। अब क्या होगा? इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो बच्चों इसमें क्या होगा? नर में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये 46 कितने में हो जाएगा? 46 टूट जाएगा दो भागों में, ये 23 जोड़ी और 23 जोड़ी में। ये भी क्या होगा? इसमें भी क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये भी 23 जोड़ी, ये भी 23 जोड़ी। अब क्या होगा? हमें जरूरत केवल 23 जोड़ी की है, इधर भी कितने? 23 जोड़ी की है। फिर क्या होगा? ये नर युग्मक तथा मादा युग्मक क्या करेंगे? आपस में मिलेंगे, ठीक है। आपस में मिलेंगे, फिर किसका निर्माण करेंगे? युग्मक का निर्माण करेंगे। और युग्मक में भी कितने गुणसूत्र होंगे? 46 होंगे, क्योंकि 23 नर का और 23 मादा का टोटल 46 होगा। फिर युग्मक का जब निर्माण हो जाएगा तो युग्मक क्या करेगा? युग्मक परिवर्तित हो जाएगा भ्रूण में, जिसमें भी गुणसूत्र की मात्रा 46 होगी। और फिर भ्रूण किसमें स्थानांतरित होगा? नए संतान के रूप में स्थानांतरित होगा। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46 गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो एक बार पुनः फिर देखते हैं। देखिए, मनुष्य में जो है लैंगिक जनन होता है तो बेटा नर में क्या होगा? नर युग्मक बनेगा तथा मादा में मादा युग्मक बनेगा। फिर नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में क्या करेंगे? मिलेंगे, जिससे कि युग्मक का क्या होगा? निर्माण होगा। फिर युग्मक क्या होगा? भ्रूण में परिवर्तित होगा। फिर भ्रूण नए संतान की क्या करेगा? उत्पत्ति करेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन। तो बच्चा, हम लोगों ने लैंगिक जनन को 3 भागों में बांट दिया। लैंगिक जनन को हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया। एक तो निषेचन पूर्व घटना तथा निषेचन और निषेचन पश्चात घटना, मतलब निषेचन होने के बाद की घटना और ये है निषेचन होने के पहले की घटना। तो बेटा पहले तो हम लोग देखते हैं निषेचन क्या है ना। तो बेटा नर युग्मक तथा मादा युग्मक का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, ठीक है। नर युग्मक प्लस मादा युग्मक का मिलना ही क्या कहलाता है? का मिलना निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, ठीक है। तो बेटा हमने क्या बताया? हमने बताया कि नर युग्मक
तथा मादा युग्मक का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। ठीक है। अब निषेचन हो जाने के बाद किसका निर्माण होगा? युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक के बाद भ्रूण बनेगा और भ्रूण के बाद नई संतान की उत्पत्ति होगी। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं निषेचन के पूर्व घटना, मतलब निषेचन के पहले क्या हुआ होगा। तो बेटा निषेचन के पहले नर युग्मक का नर में क्या हुआ होगा? निर्माण हुआ होगा तथा मादा में मादा युग्मक का निर्माण हुआ होगा। ठीक है। निषेचन से पहले क्या हुआ होगा? तो निषेचन से पहले नर युग्मक बने होंगे और इधर मादा युग्मक बनी होंगी। तो निषेचन से पूर्व घटना क्या है? नर युग्मक का निर्माण। ठीक है। ओके। अब और उसको दो भाग में, तो नर युग्मक का निर्माण और दूसरा युग्मक स्थानांतरण। तो बेटा जैसे नर युग्मक का क्या हुआ? निर्माण हो गया। अब क्या होगा? युग्मक का स्थानांतरण होगा, अर्थात नर युग्मक क्या होगी? मादा युग्मक में क्या होगी? ट्रांसफर होगी, स्थानांतरित होगी। ओके। क्या होगा? नर युग्मक मादा युग्मक में क्या होगी? स्थानांतरित होगी ना। तो इसीलिए निषेचन की जो पूर्व की घटना है, ठीक है, उसमें क्या होगा? युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक का क्या होगा? निर्माण होगा। तो नर में किसका निर्माण होगा? नर युग्मक का तथा मादा में मादा युग्मक का निर्माण होगा। उसके बाद युग्मक क्या होगा? युग्मक स्थानांतरण होगा। तो युग्मक स्थानांतरण का मतलब नर युग्मक मादा युग्मक में क्या होगी? ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया निषेचन, हमने बताया कि नर युग्मक तथा या मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, जिनके गुणसूत्रों की संख्या 46 होगी और वे फिर भ्रूण का निर्माण करेंगे। भ्रूण में भी 46 और नई संतान जो उत्पन्न होगी उसमें भी 46 गुणसूत्र होंगे। ठीक है। अब हम लोग निषेचन पश्च घटना की बात करेंगे। तो इसमें क्या है? निषेचन में कितनी बात होगी? केवल नर युग्मक तथा या मादा युग्मक के मिलन की और युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मतलब मिलन की बात होगी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर निषेचन पश्च जो घटना होगी उसमें क्या होगा? भ्रूण बनेगा, फिर नई संतान बनेगी। ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। इसी को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। तो पुनः एक बार फिर से हम लोग पढ़ रहे थे लैंगिक जनन। तो बेटा मनुष्य में जो है लैंगिक जनन होता है। ठीक है। जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, जिसमें नर में नर युग्मक का निर्माण होता है तथा मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। दोनों में 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन के होने के पश्चात ये 23 जोड़ी में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। फिर ये 23 क्या करेंगे? नर युग्मक का 23 और मादा युग्मक का 23, टोटल 46 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र फिर से बना लेंगे। नर युग्मक तथा मादा युग्मक क्या करेंगे? निषेचन करेंगे। निषेचन के पश्चात युग्मक बनेगा, फिर युग्मक के बनने के बाद भ्रूण बनेगा, फिर भ्रूण के बनने के बाद नई संतान उत्पत्ति होगी। फिर हम लोगों ने पढ़ा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को 3 भागों में बांट दिया। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन के बाद की घटना। तो निषेचन हमने बताया ही कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और इसके पहले नर युग्मक का निर्माण होगा, वो भी नर में, और युग्मक स्थानांतरण होगा, मतलब नर युग्मक मादा युग्मक में क्या होगा? स्थानांतरित होगा। फिर निषेचन के पश्च की घटना, मतलब इसमें युग्मक जब बन जाएंगे उसके बाद भ्रूण का निर्माण होगा तथा भ्रूण के बाद नई संतान की उत्पत्ति होगी। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।